जी सलाम अलैकुम, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। जी, ठीक ठाक। बच्चे कम हैं ज़रा। चलिए अटेंडेंस दीजिएगा एंड पे। तो ये जो कम है आज से जॉनसन है, मैं ये श्योर करूँगा कि जो एब्सेंट होता है उसकी एब्सेंट या प्रेजेंट का फैक्ट आज से उसके सेशन मार्क्स पर आना शुरू हो जाएगा। तो आई एम नॉट हेयर फॉर ऑल द टाइम टू कॉल योर पेरेंट्स and ask them please see your children. सो ना यूनिवर्सिटी में इस तरह से होता है, सिर्फ लेक्चर देते हैं, उसके मार्क्स देते हैं और उसकी अटेंडेंस के अकॉर्डिंग उसको नंबर देते हैं सेशनल। तो आज से जो प्रेजेंट है उसको अच्छे सेक्शन मिल जाएंगे और जो एब्सेंट है उसको सेशन मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे। डेट्स इट। अब आपकी मर्ज़ी है, आप प्रेजेंट रहें या एब्सेंट रहें, ये आपका मसला है, आपके इशू हैं, आप इसको सॉल्व करें। आपके जो एब्सेंट है उसके नंबर तो मैं श्योर करूँगा कि 20 में से ना 5 से भी कम हो। तो फिर उसके लिए फेल होने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं होगा। हो ही नहीं सकता। सेशन में से अगर 5 नंबर मिल जाएं तो बाकी वो पास हो गए। चलें जी, शुरू करते हैं आज। थ्री नीड थ्योरी है, कंटेम्प्रेरी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन हम पढ़ने लगे हैं। सबसे फर्स्ट वन है थ्री नीड थ्योरी। इससे पहले हमने पढ़ चुके हैं अर्ली थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। उसमें जो मोस्ट फेमस और इम्पोर्टेंट थ्योरी थी वो हमने डिस्कस की थी। जी डिस्कनेक्ट हो गया था, कुछ नेट का इशू था, दोबारा से कनेक्टिंग हुई है। तो शुरू करते हैं थ्री नीड थ्योरी। मोटिवेशन में हम पढ़ रहे हैं, उसमें आज हम पढ़ने लगे हैं थ्री नीड थ्योरी। मैकलेलैंड की ये थ्योरी है जिसके अंदर वो तीन मेन नीड्स को टारगेट करता है कि इंसान को मोटिवेशन कैसे मिलती है। उसकी बेस में वो ये थ्योरी उसने डेवलप की है। नंबर वन, नीड फॉर अचीवमेंट। नंबर टू, नीड फॉर पावर। नंबर थ्री, नीड ऑफ एफिलेशन। नीड ऑफ फॉर अचीवमेंट के आगे अ पर्सन हु इज एनर्जेटिक एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स to achieve some goals, then it will be motivated. अगर कोई इंसान अपनी कोशिश करता है कि वो कुछ अचीव करे, अपने गोल्स की तरफ परफॉर्मेंस अपनी बढ़ाता है, तो हर कामयाबी पे, हर एक स्टेप को अचीव के बाद उसको एक और एनर्जी मिलेगी, एक और मोटिवेशन मिलेगी, उसका लेवल अप होगा और वो पहले से ज़्यादा मोटिवेट हो जाएगा अपनी फाइनल गोल की अचीवमेंट के लिए। नंबर टू आ जाता है नीड ऑफ फॉर पावर। इंसान की ये एक नीड है कि वो चाहता है कि वो दूसरों के ऊपर असरअंदाज हो, इन्फ्लुएंस करे, लोग उसके ओबे करें, लोगों को ऑर्डर पास करे, कंट्रोल करे लोगों को। तो इसको बोलते हैं नीड फॉर पावर। और नीड फॉर पावर, अगर आप किसी को एम्पावर करते हैं, एम्प्लॉइज को, लाइक ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपके एम्प्लॉइज को अगर आप कुछ अथॉरिटी देते हो या उसको पावर कर देते हो, तो क्या होता है, उसका एनर्जेटिक लेवल बढ़ जाता है, वो उसकी परफॉर्मेंस लेवल बढ़ जाता है, उसको उसको एनर्जी मिलती है, इन्हेंसमेंट होती है, उसकी मोटिवेशन पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है।
नीड ऑफ एफिलेशन में आ जाएं कि जो आपकी डिज़ायर है बीइंग अ ह्यूमन कि आपकी एफिलेशन हो। ये हमने मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड के थर्ड स्टेप में सोशल बिलोंगनेस में पढ़ा बता। ये वही है नीड ऑफ एफिलेशन। अगर आपके इसको इम्प्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे समझते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई इम्प्लाई है या क्लास में कोई स्टूडेंट है, उसके क्लास फेलोज के साथ या इम्प्लाइज के कॉलीग के साथ अच्छे रिलेशन है, फ्रेंडशिप अच्छी है, तो जाहिर सी बात है उसको एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट मिलेगा, हेल्पिंग हैंड्स मिलेंगे, तो उसको अपनी स्टडी करने में और मोटिवेशन मिलेगी, या उस एम्प्लॉय को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने में बेहतर अंदाज से परफॉर्म करने में और मोटिवेशन मिलेगी। और अगर आपके इंटरपर्सनल रिलेशन अच्छे नहीं है अपने एम्प्लॉयज के साथ, तो आप एक स्ट्रेस इन्वायरमेंट के अंदर रहेंगे जिसमें आपको सपोर्टिव एनवायरनमेंट ना मिल सके, आप चार्मिंग ना फील करें, आप इंजॉय करके काम नहीं कर सकते, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो सी परफॉर्मेंस है उस पर ये सारा बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आपकी बीइंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी, और आप जो अपनी डेली रूटीन में अपने गोल्स की तरफ मूव कर रहे होते हैं वो किसी हद तक रुक जाएगा। तो इस तरह से ये तीन चीज़ें हैं, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड ऑफ फॉर पावर और नीड ऑफ एफिलेशन, जिसकी बेस पे मोटिवेशन आप या तो जो एम्प्लॉई आपके मोटिवेट नहीं है इन चीज़ों के थ्रू उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं। जिस तरह हमने थ्योरी एक्स थ्योरी वाई में पढ़ा था, वाई से आप मैंने कहा था रिजेंबल कर लीजिएगा, यस तो वो सेल्फ डायरेक्टेड पीपल होते हैं, थ्योरी वाई वाले सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं, और इसी तरह थ्योरी एक्स वाले लोग वो लेजी होते हैं, डिसलाइक टू हार्ड वर्क होते हैं, उनकी मतलब सेल्फ डायरेक्टेड नहीं होते, एम्बिशंस नहीं होती। तो ऐसे लोगों के लिए इन तीन चीज की बेस पे आप उनको मोटिवेट कर सकते हो। ये इसी की एग्जांपल है, ये देख लीजिएगा। गोल सेटिंग थ्योरी। गोल सेटिंग थ्योरी क्या है कि आप एक गोल सेट कर देते हो, टारगेट सेट कर देते हो। आप देखते हो कि मतलब मदर जो सी अपने बच्चों को अक्सर जो सा कह रही होती है कि अगर आप होमवर्क कर देंगे तो आई विल गिव यू अ अमाउंट ऑफ टीवी फॉर 2 आवर। तो आपको पता है कि यार अच्छा, ये एक समझाने के लिए बात कर रहा हूँ कि आप वो जल्दी से काम करते हो कि पता है यार आपको रिमोट मिल जाएगा, आप टीवी देख सकते हैं, या वो शी लेट देम गो टू आउटसाइड द होम फॉर प्लेइंग सम क्रिकेट और फुटबॉल। इस तरह की चीज़ें आपको रिवार्ड दिखा दिया जाता है कि आप ये अपना होमवर्क कर लें, अच्छा खाना खा लें और नहा लें, कपड़े पहन लें, इस तरह की चीज़ें चलें, मैं आपको शॉपिंग पर लगे। तो ये चीज़ थोड़ा समझाने के लिए, तो गोल सेटिंग क्या है कि आप गोल सेट कर देते हो, और वो गोल ऐसे हो जो एक्सेप्टेबल भी हो, स्पेसिफिक भी हो और अटेनेबल भी हो। लाइक आप किसी एम्प्लॉय को बोल देते, बीइंग अ स्टूडेंट आपके पेरेंट्स आपको बोल देते हैं जी 4 CGPA में से आपने 4.99 लेके आना, तो ये एक्सेप्टेबल भी नहीं है, अटेनेबल भी नहीं है। हाँ वो ये कहें कि आपका CGP 3.5 से प्लस हो, it something rational or something acceptable or attainable। तो इसके लिए आपको वो गोल सेटिंग थ्योरी में गोल सेट कर दिए जाते हैं, लेकिन जो भी गोल सेट करें वो तो एक तो स्पेसिफिक हो, एक्सेप्टेबल भी हो और अटेनेबल भी हो, टाइम फ्रेम भी दिया हो, तो उसके थ्रू आप जो है मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉइज को। अभी इसमें क्या गोल सेटिंग में सबसे बेनिफिट्स क्या आगे कि आप पार्टिसिपेशन करवाएंगे। एक्सेप्टेबल गोल कौन से होते हैं, वही जिसके अंदर आपकी मर्जी शामिल हो, तो जिसमें मर्जी शामिल होगी तो इट्स मीन कि ये पार्टिसिपेशन है आपकी गोल सेटिंग में। तो इंक्रीज द एक्सेप्टेंस ऑफ गोल, अगर आप गोल जो बना रही है टॉप मैनेजमेंट, टारगेट सेट कर रही है बीइंग ऑर्गेनाइजेशन के कि आप ये सेल इस साल आपने इतने लाख प्रोडक्ट को सेल आउट करना है, या हमने इस साल इतनी सेल जनरेट करनी है, 5 करोड़ सेल जनरेट करनी है। अब उस ऑन दैट टाइम when the top management are busy to making some these kind of goals, and they involve you, it's mean you are participate
यू आर पार्टिसिपेटिंग, आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी उन गोल्स को। क्यों? आपने ही तो इन्वॉल्वमेंट करके उन गोल को डिजाइन किया है, तो आप एक्सेप्ट करोगे, हाँ वी विल अचीव दैट गोल। आप उसके लिए इनकरेज करोगे खुद को भी और अपनी टीम को भी। तो ये सबसे पहले एक बेनिफिट आता है। फोस्टर कमिटमेंट टू डिफिकल्ट public goal, provide for self feedback, it called internal locus of control that guide behavior and motivation performance, it's called self efficacy। तो ये जो उनसे कुछ बेनिफिट्स हैं आपके गोल सेटिंग में पार्टिसिपेशन के, ये एक पूरा एक मैप सा बना हुआ है जिसमें डिज़ाइन किया हुआ है कि गोल्स स्पेसिफिक होंगे, पब्लिक होंगे, कमिटेड होंगे, एक्सेप्टेड होंगे, पार्टिसिपेटिंग उसमें आपने करवानी है पार्टिसिपेशन बाय द एम्प्लॉय ऑफ योर कंपनी, and it includes self-efficacy, national culture, and then you should take some self-generated feedback on the progress. Then ultimately the performance of employee or company will be high। तो ये आप एक इसको सरसरी सा बर्ड आई व्यू ले लें इसका। एंड द सेकंड वन इज रीइंफोर्समेंट थ्योरी। मोटिवेशन एंड बिहेवियर में अब आती है आगे रीइंफोर्समेंट थ्योरी। इसमें क्या है कि दो तरह की रीइंफोर्समेंट होती है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। लाइक क्या रीइंफोर्समेंट, क्या कि you break a signal and on the signal traffic warden stop you and give you a fine receipt of 500। अब क्या हुआ, आपने ये लर्न कर लिया कि इस बिहेवियर को, बिहेवियर क्या, नेगेटिव बिहेवियर कौन सा, ब्रेकिंग द लॉ ऑफ ट्रैफिक सिग्नल, यू विल बी फाइंड। तो अब आप इसको री इन्फोर्स नहीं करोगे, रिपीट नहीं करोगे, पनिशमेंट मिल गई आपको। और ऑन द अदर वे पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट, you got A plus in your final examination and your parents give you a brilliant gift, so it's mean now you learn that if I will continually obtaining that grade, I will receive another continually another gift from my parents। तो ये है पॉजिटिव री के जिसमें आपको प्रेज किया जाए, आपको रिवार्ड मिले, आप उसको रिपीट करते हो, यू विल रिपीट दैट स्पेसिफिक एक्शन। in an organization being an employee, you attain your monthly target and get 10,000 as a bonus, then आप क्या करोगे, उसको फिर रिपीट करोगे, बोनस जो मिला 10,000, और आपको देखने वाले दूसरे एम्प्लॉय वो भी उसको री करेंगे। और मीन वाइल इफ यू डिड समथिंग रॉन्ग एंड यू चार्ज सम फाइन, तो वो क्या पनिशमेंट, तो आप और आपको देखने वाले क्या करेंगे, उसको रीइंफोर्स नहीं करेंगे। क्यों? उससे पनिशमेंट मिली, आपको नुकसान हुआ। तो ये रीइंफोर्समेंट थ्योरी की ये है चीज़, बिहेवियर को देखते हुए कि जो पॉजिटिव बिहेवियर जिन पे रिवॉर्ड्स मिलते हैं उसको रिपीट किया जाता है, और जो नेगेटिव बिहेवियर जिस पे पनिशमेंट मिलती है उसको रिपीट नहीं किया जाता। काइंडली मुझे बता दीजिएगा कि किस पॉइंट से लिंक ड्रॉप हुआ था और ये रिकनेक्ट हुआ है, तो वहीं से हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है और आप सुन पा रहे हैं तो मुझे ये बता दें कि किस पॉइंट से डिस्कनेक्ट हुआ था, हम उस पॉइंट से इसको कंटिन्यू करते हैं। सर जी सेकंड पॉइंट से। ठीक है, सिंपली हमने ये बात की है कि दो तरह के बिहेवियर होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव थिंग्स अगर आप परफॉर्म करते हो उस पर आपको रिवार्ड मिलता है,
रिवार्ड मिलने से आपको अप्रेज भी किया जाता है, तो आप और आपके साथ दूसरे लोग उसको रिपीट करते हो, री इन्फोर्स करते हो। और जो नेगेटिव एक्शन होते हैं जिस पे आपको पनिश किया जाए, उस पे क्या होगा कि आपको पनिश करने से ना आपको नुकसान होगा, तो आप खुद भी और आपको दूसरे लोग जो ऑब्जर्व कर रहे हैं उस बिहेवियर को रिपीट नहीं करेंगे, री नहीं करेंगे। तो बीइंग अ ह्यूमन साइकोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव से ये चीज़ है, यही चीज़ आप देखते हैं कि जहाँ पर जिस भी सोसाइटीज़ में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, और जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं उन पे जो सा एक्शन लेते हुए पनिश किया जाता है, वहाँ पर क्राइम रेट कम होता है, क्योंकि वहाँ पे पनिश होता है। और जहाँ पर लॉ एनफोर्समेंट जो सी है उसकी कंडीशन अच्छी नहीं होती, लोगों को पनिश नहीं किया जाता, तो वो एक बिहेवियर ऑब्जर्व हो जाता है कि यार कुछ भी कर लो तो कोई ऐसा नुकसान नहीं है मेरी ज़ात को होगा, तो वहाँ पे ये नेगेटिव बिहेवियर री होते हैं। अच्छा जी, आगे हम देखते हैं डिजाइनिंग मोटिवेटिंग जॉब। हमने अब ये देखना है कि हम जो जॉब सेट करेंगे वो मोटिवेट हो, वो मोटिवेटेड जॉब हो, इंटरेस्टिंग हो, तो वो किस तरह से हम डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले तो जॉब डिज़ाइन होता क्या है? जॉब डिज़ाइन क्या होता है कि आपने अपने जो उनसे टास्क हैं उनको कंबाइन कर देते हैं पूरी जॉब के साथ। वो कुछ फैक्टर होते हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं जॉब डिज़ाइन को। उसमें सबसे पहले जी चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट एंड स्ट्रक्चर। जो ऑर्गेनाइजेशन का अगर इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है या स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, स्ट्रक्चर मीन कि आपकी टॉप मैनेजमेंट लोअर मैनेजमेंट इसमें चेंज आ रहा है, तो वो आपकी डिस्क्रिप्शन चेंज हो सकती है। आप पहले किसी और को असिस्ट कर रहे थे और अब आप किसी और को असिस्ट कर रहे हैं। पहले कोई और आपका मैनेजिंग डायरेक्टर था तो आप उसने आपको कुछ और तरह की ड्यूटीज दी हुई थी, अब वो आपको शफल कर सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर टेक्नोलॉजी नहीं आ जाती है तो आपकी जॉब की नेचर चेंज हो सकती है। एम्प्लॉइज की स्किल एबिलिटी और प्रेफरेंस, ये जो जॉब की जो आपकी जॉब रूटीन है उसको चेंज कर सकते हैं आप। तो इसको देख लेते हैं कि इसमें दो चीज़ें होती हैं, या तो आप जॉब इन्वॉल्वमेंट करते हैं या जॉब इनरिचमेंट करते हैं। जॉब इन्वॉल्वमेंट क्या होती है कि आप इंक्रीज कर देते हैं एग्जिस्टिंग जॉब जो है उसी को उसका स्कोप बढ़ा देते हैं। और जॉब इनरिचमेंट क्या होती है कि आप इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नई कुछ ऐड कर दें या फिर आप इसमें इटोनमी को बढ़ा दें। ये दो चीज़ों से आप जॉब डिज़ाइन करते हो। अब जॉब करेक्टरिस्टिक्स मॉडल क्या होता है कि बीइंग एचआर मैनेजर यू मस्ट हैव टू डिजाइन द जॉब ऑफ योर एम्प्लॉय, सो यू शुड critically analyze that model, a conceptual framework for designing motivating job that create meaningful work experience that satisfy employee growth and needs। के आपका एक इस तरह का फ्रेमवर्क है जिसके अंदर आपने जॉब को डिज़ाइन करते हुए एक मीनिंगफुलनेस की सेंस जनरेट करनी है, जिससे एम्प्लॉय भी सेटिस्फाई हो, उसकी जो ग्रोथ की नीड है वो भी सेटिस्फाई। अब उसके पांच प्राइमरी जॉब करेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले स्किल वैरायटी, कि इंसान जो वो एम्प्लॉय है उसकी पर्सनल स्किल्स हैं कितनी। टॉक्स आइडेंटिटी के प्रोसीजर टू कंप्लीट अ वर्क क्या होगा। टॉक्स सिग्निफिकेंस, हाउ इम्पोर्टेंट इज द जॉब, वो कितनी इम्पोर्टेंट है जॉब, ये चीज़ इसकी आपने देखना है। ऑटोनॉमी, हाउ मच इंडिपेंडेंस डज द जॉब होल्डर हैव, उसके पास इख्तियारात कितने हैं या कितने लिमिटेड इख्तियारात हैं। फीडबैक, डू वर्कर्स नो हाउ वेल दे आर डूइंग, उनको पता है। तो ये आपने इसमें ये पांच चीज़ों की बेस पे जॉब करेक्टरिस्टिक मॉडल डिज़ाइन करना होता है कि उनकी स्किल्स को देखते हैं। स्किल्स वैरायटी क्या कि आपको पता है एक बंदा है, चलो जी इसको ये एमएस ऑफिस बहुत अच्छे तरह से करने आता है, अच्छा इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, तो आप इसको फ्रंट डेस्क में कस्टमर डीलिंग में ले जाते हो। तो अगर आपके जो जो सी नेचर ऑफ जॉब में कुछ इस तरह के जहाँ पे डाटा अरेंज करना है और बहुत सारे चीज़ों को कैलकुलेट करना है, तो उसको अगर एक्सेल बहुत अच्छा आता है आप, तो स्किल्स ये चीज़ होती है। ये जॉब करेक्टरिस्टिक मॉडल है, इसका ओवरव्यू आप एनालिटिकली देख लीजिएगा।
आफ्टर द लेक्चर जब आप फिर जी गाइडलाइन है आपके लिए कि कुछ जब आप जॉब को रीडिज़ाइन करते हो, रीडिज़ाइन के एक पर्सन ऑलरेडी वर्किंग इन अकाउंट ऑफिस एंड यू वांट टू शफल हिम टू administration office, then how you can redesign the job. तो वही 5 चीज़ें जिनकी बेस पे आपने उसकी जॉब को बनाया था, उसकी ड्यूटीज को असाइन की थी, स्किल वैरायटी ऑन द राइट साइड जो लिखी हुई है कोर जॉब डायमेंशन वही 5 स्किल वैरायटी, टॉक्स आइडेंटिटी, टॉक्स सिग्निफिकेंस, ऑटोनॉमी एंड फीडबैक। इनको लेते हुए आपने अब उनको सजेस्टेड एक्शंस के साथ किस तरह से आप शफल कर सकते हो ये आपने देख लेना है। कंबाइंड टास्क किस तरह से फॉर नेचुरल वर्क यूनिट्स, एस्टेब्लिश क्लाइंट रिलेशनशिप। वो कहता है जो एस्टेब्लिश क्लाइंट रिलेशनशिप है ना, उसमें एक तो स्किल्स बहुत अच्छी हो और वो बंदे के अंदर ये भी एबिलिटी हो कि वो फीडबैक जो उसका लेने में बहुत अच्छा हो, वो सेल्फ फीडबैक भी कर सकता हो और अपने एम्प्लॉय से भी। फिर लोड वर्टिकली ऑटोनॉमी, ये वर्टिकली लोड वर्टिकली ऑटोनॉमी क्या, ऑटोनॉमी वही होती है ना, पावर जितनी है, इख्तियार कितने या कम हो गए या ज़्यादा होंगे। ओपन फीडबैक चैनल का वो फीडबैक, ये कम्बिनेशन सजेशन है वो उन्होंने बताया कि किस तरह से आप इसको रीडिज़ाइन जो आपको इन चीज़ों को देखते हुए यू कैन टेक सम एक्शन ऑन दैट while you are going to redesign the job of your employee। कुछ सजेशन वो यहाँ पर आपको देते हैं कि आपने जब भी JCM यूज करना है, जॉब करेक्टरिस्टिक्स मॉडल को जब यूज करना है, तो आपके लिए कुछ सजेशन है। द फर्स्ट वन इज दैट combined task job environment to create more meaningfulness। job environment क्या है कि you enhance or increase the size of your already giving responsibilities। आप scope of the job increase कर देते हो। create natural work unit to make employee work important and whole। आपने इस तरह का जो है नेचुरल वर्क यूनिट बनाना है जहाँ पे एम्प्लॉय जो से हैं वो इम्पोर्टेंट या फिर कंप्लीट काम, मतलब ऐसे नहीं है कि एक प्रोडक्ट का फेज या पार्ट पे वर्किंग एक जगह पे हो रही है, दूसरी सेकंड पे और तीसरी थर्ड पे। आपने एक इस तरह का यूनिट क्रिएट करना है जहाँ पे इम्पोर्टेंट हिस्से जो हैं उस प्रोडक्ट को काम करने के एम्प्लॉय के, वो यहाँ फिर ऐसा यूनिट बनाना है जहाँ पे वो सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। नेचुरल वर्क यूनिट आप इसको बोलते हैं। Establish external and internal client relationship to provide feedback। Feedback is very necessary to any organization for its betterment in long term or in short term। क्योंकि जब तक आपको नहीं पता चलता being a human being or being a owner of an employee or being a employee of a company, you cannot identify how much you are doing wrong। आप कितना गलत कर रहे हो, where you are wrong, आप कहाँ पे गलत हो, how many mistake are in your स्किल्स या कोर कंसेप्ट आपको नहीं पता चलता until unless you will not take a brief feedback on it, you will not improve yourself as well as your कोर स्किल्स। किस तरह से आप बीइंग अ स्टूडेंट आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हो, बिफोर द एग्जाम व्हेन यू कंप्लीट द सब्जेक्ट्स you are thinking you have a complete knowledge, but you cannot identify how much you are lacking in that specific knowledge। तो क्या होगा कि आपका फीडबैक लिया जाता है। फीडबैक क्या, एग्जाम, इन एग्जाम examiner evaluate your complete knowledge, then the marks is your feedback, then you will realize how much you are accurate, उससे पहले नहीं। expand job vertically job enrichment by giving employee more autonomy, उसको और इख्तियारात दे देते हैं। इस तरह से आप जॉब को डिज़ाइन कर सकते हैं या उसके इख्तियारात कम करके उसकी जॉब को रीडिज़ाइन कर सकते हैं। एंड देन ओपन फेस फीडबैक, वही सारी चीज़ें, फीडबैक चैनल टू लेट एम्प्लॉय नो हाउ वेल दे आर डूइंग, उसको पता चले कि वो कितना अच्छा या कितना बुरा कर रहे हैं। तो ये सारी सजेशंस की बेस पे आप कर सकते हैं।
ओके जी, आज के लिए इतना ही इनफ है। तो in third lecture we will wind up that topic, and after that we will start another one. So in next lecture we will start the that equity theory. So till now, if you have any question, you may ask. Have you any question? Anyone of you? No, sir. चले, कंटिन्यूसली आवाज ठीक नहीं आ रही थी या बीच में कोई स्पैम थे थोड़े थोड़े जहाँ पे आवाज ठीक नहीं थी मेरी? कभी कभी सर। चलिए, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज सर।